आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 2 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि चैप्टर नंबर 2 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्या, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है, जान लिया है इसके बारे में अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। और इस पाठ से जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पाठ का कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे फाइनल परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसी पर हम लोग अब परिचर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न होगा, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं, अर्थव्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं या अर्थव्यवस्था उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने आजीविका के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रिया करते हैं। मतलब एक व्यक्ति अपने आजीविका के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो अपने सामर्थ्य के अनुसार भिन्न भिन्न आर्थिक क्रिया करता है, उसी को सम्मिलित रूप से हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तो आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो शायद आपको पता ही होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, या हमने दो चैप्टर जो क्लास ले रहे थे उसमें चर्चा हमने किया था, बताया था कि आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। मतलब आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं, डेवलप्ड कंट्री इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक या अनडेवलप्ड इकोनॉमी। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था और दो में अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, तो विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं या विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है, जहां के लोग अपने सभी आवश्यकता की पूर्ति अपने स्वयं के साधन से कर लेते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के तुलना में कम होता है, जहां के लोगों का प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम होता है, जहां के लोगों का जीवन स्तर विकसित देशों की तुलना में नीचे होता है, तथा जो देश या जो अर्थव्यवस्था अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के साधनों से नहीं कर पाता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देश पर निर्भर रहना पड़ता है, तो उसे विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था विकास की गति पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते रहता है, और विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं अथवा आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो आपका उत्तर होगा आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रणाली के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। वस्तु का उत्पादन एवं कीमत का निर्धारण निजी लाभ की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि। अगला प्रश्न है समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, आधिपत्य होता है, और इसमें किसी वस्तु का उत्पादन, उसके कीमत का निर्धारण सामाजिक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन है? सोवियत संघ या रूस। अगला प्रश्न आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर, हमने क्लास में कहा था कि उत्पादन के 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, साख, संगठन। तो उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है। इसे समाजवाद और पूंजीवाद का मिला जुला रूप माना जाता है। इसे समाजवाद और पूंजीवाद के बीच का समझौता माना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है भारत। तो अगला प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, निजी संपत्ति या निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को अपना रोजगार चुनने का, उपभोग करने का, बचत और विनियोग करने की पूरी आजादी हो, जहां राज्य का आर्थिक क्रियाकलापों पर कोई हस्तक्षेप का न होना, मुक्त व्यापार नीति का प्रचलन, और आर्थिक क्रियाकलापों में या आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता और कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जहां तय हो, तो यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो फिर प्रश्न होगा दूसरा, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? या नियंत्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो एक बात तो जान ले कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो सरकार के नियंत्रण में होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या नियंत्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो आपका उत्तर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था
या नियंत्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, कीमत संयंत्र की गौण भूमिका होती है और प्रतियोगिता का अभाव होता है। यहां कोई कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि सब क्षेत्र में सरकार का दबदबा होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता को लिखें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह अस्तित्व होता है, आर्थिक स्वतंत्रताएं होती है, कीमत प्रणाली इसमें देखने को मिलती है और सीमित प्रतियोगिता होती है। तो ये रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो अगला प्रश्न बनता है, आर्थिक समस्या क्या है, या आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं? आर्थिक समस्या क्या है, या आर्थिक समस्या से आप क्या समझते हैं? तो आपका उत्तर होगा, मानव की आवश्यकता अनंत है। मानव की या मानवीय आवश्यकता अनंत है, लेकिन उसे पूरा करने के साधन सीमित हैं। अतः सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि की समस्या, सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि एक समस्या है और इसी समस्या को हम आर्थिक समस्या के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, आर्थिक समस्या एक चुनाव की समस्या है। तो फिर अगला प्रश्न आपके मन में आएगा कि आर्थिक समस्या एक चुनाव की समस्या है कैसे? आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है कैसे? आपका उत्तर होगा, आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, मतलब बहुत ज्यादा है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित हैं। लेकिन मानव की सभी आवश्यकताएं, मानव की सभी इच्छाएं समान रूप से प्रबल नहीं होती है। कुछ ऐसी आवश्यकता होती है जिसे तत्काल पूरा करना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकता है जिसे बाद के लिए टाला भी जा सकता है। तो हमें अपनी आवश्यकताओं में चुनाव करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि कौन ज्यादा जरूरी है और किसे टाला जा सके। जो ज्यादा जरूरी है उसे जल्दी पूरा कर लेते हैं और जिसको टाला जा सके उसको हम टाल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आर्थिक समस्या एक चयन की समस्या है या चुनाव की समस्या है। अगला प्रश्न आता है, नया प्रश्न है आपके सामने, कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का क्या कारण है? आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो आपका उत्तर होगा, आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कई कारण, जैसे मानव की आवश्यकता अनंत है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का पहला कारण कि मानव की आवश्यकता अनंत है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है। मतलब आवश्यकता की तुलना में साधन क्या है? सीमित है, कम है। तीसरी, आवश्यकता और तीव्रता में अंतर है, मतलब सभी आवश्यकताएं समान रूप से प्रबल नहीं है। चौथा, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है, मतलब एक साधन का आप कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास में कहा था, एक बिजली है, जैसा फैन चला लो, एसी चला लो, कूलर चला लो, हीटर चला लो, बल्ब जला लो, इस्त्री कर लो। और चयन या चुनाव की समस्या है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है? अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है, या एक अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या या मूल समस्या को लिखें। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है, या एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या या मूल समस्या को लिखें। आपका उत्तर होगा एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है या निम्नलिखित हैं, या एक अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या निम्नलिखित है, या एक अर्थव्यवस्था के 3 केंद्रीय समस्या है, 3 मौलिक समस्या है। पहला, उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थव्यवस्था की पहली समस्या है उत्पादन क्या किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, उत्पादन कैसे किया जाए, श्रम प्रधान तकनीक से या पूंजी प्रधान तकनीक से। और तीसरी समस्या, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अगला प्रश्न बनता है उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, या उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित हैं, लेकिन उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं भी सीमित हैं। अतः अर्थव्यवस्था के साधनों के उपयोग के बीच हमें चुनाव करना पड़ता है। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्प सामने आते हैं। वस्तुओं के उत्पादन के अनेक सारे विकल्प हमारे सामने आते हैं, जिन्हें ही हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। और यदि उत्पादन संभावना वक्र को एक रेखा चित्र के रूप में दर्शा दिया जाए तो इसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न बनता है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता को लिखें। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता को लिखें। उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। पहली मान्यता है कि उत्पादन के साधन स्थिर और सीमित मात्रा में होते हैं। दूसरी मान्यता है कि साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग किया जा सकता है। तीसरी इसकी मान्यता है उत्पादन के तकनीक स्थिर होते हैं, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। और चौथी मान्यता है अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं के संयोग का ही उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता को लिखें। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, उत्पादन संभावना वक्र की रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। उत्पादन संभावना वक्र की रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। दूसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती है। उत्पादन संभावना वक्र की जो रेखा है वह मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। और तीसरी विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है उत्पादन संभावना वक्र कब सरल रेखा की आकृति में हो जाता है। उत्पादन संभावना वक्र कब सरल रेखा की आकृति में हो जाता है। आपका उत्तर होगा उत्पादन संभावना वक्र एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा की आकृति में तब होता है जब सीमांत अवसर लागत या अथवा सीमांत रूपांतरण की दर स्थिर हो जाता है।
अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव अथवा घुमाव के क्या कारण है? उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव अथवा घुमाव के क्या कारण है? आपका उत्तर होगा, उत्पादन संभावना वक्र के खिसकाव या घुमाव के दो कारण हैं। पहला, साधन की मात्रा में वृद्धि या कमी, दूसरा साधन के तकनीक में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्या को लिखें। उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय समस्या को लिखें। आपका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है, उत्पादन कैसे करना है। तीसरा है, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो। चौथा है, साधनों का विकास कैसे किया जाए। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है क्यों? उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है क्यों? आपका उत्तर होगा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है क्योंकि जब साधनों को एक उपयोग से हटाकर, जब साधनों को एक उपयोग से या प्रयोग से हटाकर दूसरे उपयोग में लगाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है या बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है या ऋणात्मक ढाल वाली होती है। तीन तरीका से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, जो हमने लिखा है उत्तर। अगला है, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है या अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, अवसर लागत से हमारा तात्पर्य किसी दूसरी वस्तु के सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। अर्थात व्यक्ति एक वस्तु के उत्पादन को परित्याग करके, छोड़ करके दूसरी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे जो लाभ की प्राप्ति होती है उसे ही हम अवसर लागत कहते हैं। मतलब एक वस्तु को त्याग दिया, दूसरी वस्तु का उत्पादन किया तो पहली वस्तु के तुलना में जो उसे ज्यादा उत्पादन हो गया, ज्यादा लाभ मिला, इसे ही अवसर लागत कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 का, सीमांत अवसर लागत अथवा रूपांतरण की सीमांत दर से आप क्या समझते हैं? सीमांत अवसर लागत अथवा रूपांतरण की सीमांत दर से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सीमांत अवसर लागत उस दर को प्रदर्शित करती है। सीमांत अवसर लागत उस दर को प्रदर्शित करती है जिस पर एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई को परित्याग करना पड़ता है। सीमांत अवसर लागत उस दर को प्रदर्शित करती है, उस दर को दिखाती है जिस पर एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए, एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु के जितनी इकाई को हमें त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो उसे ही सीमांत अवसर लागत अथवा रूपांतरण के सीमांत दर कहते हैं। ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2, अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्या के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप लोग इसको गौर से सुने और सुनने के उपरांत स्क्रीन पर सारे प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, उसको लिख ले और याद करें। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न हर वर्ष 1 या 2 आते हैं। आज की क्लास में इतना ही, पुनः कल नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।